मेरे गांव का सफर। कल देर रात एक दोस्त का मैसेज आया। बातों बातों में ही उसने बताया कि छत पर चिड़िया बोलने लगी है। बहुत सालों बाद मेरी छत पर ऐसा नजारा दोबारा देखने को मिल रहा। उसकी इन बातों से मुझे मेरा गांव याद आ गया, या फिर यूं कह लो कि बचपन याद आ गया। पापा का ट्रांसफर हो गया तो हम सब अलीगढ़ से अपने गांव वापस आ गए। वैसे अक्सर हम छुट्टियों में गांव आ ही जाते थे, लेकिन अब हमें यहीं रहना था। शहर के एक स्कूल में कक्षा 6 में हमारा एडमिशन करा दिया गया। पापा 5 भाई थे और पूरा परिवार एक साथ रहता था। गांव में बिजली एक हफ्ते दिन और एक हफ्ते रात की आती थी। मुझे आज भी याद है कि हमारे घर में टीवी देखने के लिए आधा गांव इकट्ठा हो जाता था। अगर बिजली चली जाती तो लोग थोड़ी देर इंतजार करके वापस घर चले जाते और जैसे ही बिजली आती फिर दौड़कर टीवी देखने आ जाते। उस टाइम पर हमारा बड़ा भौकाल होता था, क्यों टीवी और सीडी दोनों हमारे यहाँ ही थी। क्या मजाल गांव का कोई बच्चा हमसे कुछ कह दे, क्योंकि अगर कुछ कहेगा तो उसे हमारे आंगन में बैठकर टीवी नहीं देखने को मिलेगा। किसी फिल्म की सीडी जब पापा लेकर आते तो पूरे गांव में हल्ला मचा दिया जाता कि आज ये फिल्म चलेगी। अब बात करूं खाने पीने की तो सुबह सारे बच्चों को एक साथ ही स्कूल जाना होता था। घर की औरत सुबह 4 बजे से उठकर नाश्ता, टिफिन औरतों और बाकी सभी के लिए दोपहर का खाना भी बनाना शुरू कर देती थी। सबके लिए एक सा ही नाश्ता बनता था। हाँ, अगर कोई कुछ अलग खाना चाहता है तो बगल में रामू की दुकान से ले आता। वैसे मैं और मेरी बहन अक्सर पाव लेकर आते थे। वो 1 रुपए के 4 पाव देता था। वो पाव गोल गोल और बड़े ही कुरकुरे होते थे और जैसे ही चाय में डुबाओ नरम हो जाते थे। टिफिन में हमेशा सब्जी पराठा ही मिलता था। गांव से स्कूल लगभग 3 किलोमीटर दूर था। गांव की लड़कियां पैदल ही स्कूल जाती थी तो अब हमें भी पैदल ही जाना था। सारी लड़कियां ग्रुप में चलती थी और सच बोलूं तो इतनी स्पीड में चलती थी कि जैसे लगता था कि दौड़ रही हो। हमें तो पैदल चलने की आदत भी नहीं थी तो अक्सर हम पीछे रह जाते, फिर वो हमारे लिए रुकती और जब हम उन तक पहुंचते तो वो फिर उसी स्पीड में चल देती। हमारी हालत देखकर कभी कभी हमें राहगीरों की साइकिल पर बैठा दिया जाता था। उस समय तो बहुत बुरा लगता था कि स्कूल इतना दूर क्यों था, लेकिन अब लगता है कि काश वो दिन फिर से लौट आए। जुलाई के महीने की चिलचिलाती धूप में जब हम 2 बजे स्कूल से वापस लौटते तो हमारे भी कदम बड़ी फुर्ती से बढ़ते थे, क्योंकि धूप हमें पीछे से दौड़ाती रहती थी। हमारे कदम वहीं रुकते जहां थोड़ी सी छाव होती। हमने तो कुछ स्टॉपेज भी बना लिए थे, जैसे स्कूल से निकलने के बाद सबसे पहले खैरा मंदिर रुकते, फिर वहां के बाद सब हेम की बगिया रुकते और आखिरी स्टॉप होता टिकई बगिया। अरे हाँ, ये तो बताना भूल ही गई, खैरा मंदिर के सरकारी नल से हम पानी पीते, फिर हेम की बगिया से हम अमरूद चुराते और टिकई बगिया में हमारे भी कुछ आम के पेड़ थे जो बिल्कुल सड़क किनारे लगे थे, लेकिन हम उसमें से आम ना तोड़कर तिलकराम भैया के पेड़ के आम चुराते थे। टिकई बगिया में रुकने के बाद हम सीधा अपने घर पर ही रुकते। घर पहुंचने पर सबके लिए चूल्हे पर दाल, चावल और सब्जी एक साथ मिलाकर गर्म किया जाता था। हमें खाने से ज्यादा कड़ाही में पड़ी खुरचुनी खाने में मजा आता था, जिसके लिए कभी कभी मार भी हो जाती थी। शाम को अक्सर हम छुपम छुपाई खेलते और कभी कभी बैठकर कालाडोगा की कहानी सुनते। अरहर की लकड़ी को तलवार बनाकर युद्ध भी खूब खेला है। गांव में 7 बजे तक खाना खा लिया जाता था और उसके बाद सभी अपना अपना बिछौना लेकर छत पर चल देते। छत पर सबकी जगह बुक थी कि किसका बिछौना कहाँ बिछाना है। हमें दादी के बगल वाली जगह मिली थी। छत पर वो ठंडी ठंडी हवा में इतनी अच्छी नींद आती थी कि उतनी अच्छी नींद आजकल की एयर कंडीशन रूम में भी नहीं आती। और सुबह सूरज निकलने के साथ जो शुद्ध हवा मिलती थी उसका मजा ही कुछ और था। रविवार को अक्सर हम गांव के बच्चों के साथ खाना पुजनिया खेलते थे, जिसमें सभी को अपने अपने घर से खाना बनाने के लिए कुछ सामान लाना होता था और फिर ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बनाते थे। वैसे इस खेल में अक्सर खीर पूरी ही बनती थी। बात करूं त्योहारों की तो होली और दीपावली जैसे बड़े त्योहारों के साथ साथ गुड़िया, रक्षाबंधन और नवा भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। वैसे तो होली मुझे ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन इंतजार बेसब्री से रहता था, क्योंकि हमारे यहाँ अमीर से लेकर गरीब तक होली में नए कपड़े खरीदता था।
दोपहर में होली खेलने के बाद नहा धोकर नए कपड़े पहने जाते और फिर शाम को लोग ग्रुप बनाकर गांव में एक दूसरे के घर जाते थे। ऐसे में बच्चों का अलग ग्रुप, लड़कियों का अलग और बड़ों का अलग ग्रुप होता था। हाँ, होली की शाम लड़के क्रिकेट खेलने में बिजी रहते थे। होली के पकवानों की बात करूं तो आज के जैसे ब्रेड पकौड़े वगैरह तो नहीं बनते थे, लेकिन चिप्स, पापड़, पुए, मठरी, दही बड़े और पना तो जरूर बनता था। इसके अलावा सब्जी, पूरी और चावल खाने में होता था। वो भी क्या दिन थे जब हम रसोई में जाकर पुए और पापड़ चुरा कर खाते थे। जो स्वाद उनमें आता था वो अब सामने भर भर कर रखे पकवानों में भी नहीं आता। मेरे गांव का सफर यूं ही जारी रहेगा, आप भी राहगीर बनकर साथ चलिएगा। परिवार बड़ा था तो बच्चे भी थे और बच्चों में झगड़ा भी खूब होता था, कभी खाने को लेकर तो कभी खेलने को लेकर। अगर किसी ने अपने हिस्से की चोरी नहीं दी तो उसे ग्रुप में खिलाया नहीं जाता और कई दिनों तक उस पर कमेंट किए जाते थे, लगभग तब तक जब तक कि वो अपनी चोरी ना दे दे। कभी कभी तो हमारे झगड़े इतने बढ़ जाते कि घरवालों को बीच में आना पड़ता, फिर उनमें झगड़ा हो जाता। हम तो एक हो जाते लेकिन उनकी बोलचाल कई दिनों तक बंद रहती। गर्मियों में जहां सबके बिछौने छत पर बिछते थे तो वहीं सर्दियों में घर में बिछौनों के नीचे धान का पैरा डाल दिया जाता था। धान की खेती के बाद धान को सुखाकर अलग कर लिया जाता है और उसके बाद बचे हुए पेड़ को पैरा कहते हैं, क्योंकि वो गर्म करता है। दिन भर लकड़ियां जलाकर हाथ सेके जाते थे। उस समय चूल्हे के पास बैठना बड़ा अच्छा लगता था। सर्दियों की शुरुआत में सरसों की खेती होती है, जिसमें पता नहीं ये बथुए कहाँ से आ जाते थे। हम सभी बच्चे खेते में जाकर बथुए खोदते, उखाड़ते थे और साथ ही सरसों की पत्तियां भी तोड़ते रहते थे। और ये सब हम अपने खेत से नहीं बल्कि दूसरे के खेत से चुराते थे, क्योंकि कोई और भी हमारे खेत से चुराता रहा होगा। जब हमारे झोले भर जाते तो हम गन्ने के खेतों की तरफ चल देते और गन्ने तोड़ते, वो भी दूसरे के खेतों से। और अगर खेत का मालिक दूर से चिल्लाता कि कौन है खेतों में, तो अंदर ही अंदर सरपट दौड़ लगा जाते। ऐसे में गन्ने की पत्तियां कभी कभी हमारा खून निकाल लेती, लेकिन डर के मारे हम अपने घर में उन चोटों को नहीं दिखाते थे। हमारी चोरियां तब तक किसी को पता नहीं चलती थी जब तक कि कोई हमारी शिकायत करने घर नहीं आ जाता, क्योंकि घर में तो सबको यही लगता था कि हम अपने खेतों से गन्ना या साग लाते हैं। जिन मक्के की रोटी और सरसों का साग के लिए आज हम स्पेशल ऑर्डर करते हैं, उस समय वो बहुत ही बेस्वाद लगता था। जब भी मैं वो खाती तो मुझे लगता कि हम गरीब हैं, शायद इसलिए ये हमारे घर में बनता है। उस समय आज जैसे न जैकेट थे ना ही बूट, एक दो स्वेटर, हाथ की बुनी टोपी और चप्पल में ही ठंडी कट जाती थी। अरे गांव की सर्दियां बिता दी और दीपावली का जिक्र तक नहीं किया। मैंने आपको बताया था ना कि होली मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन दीपावली मेरा पसंदीदा त्योहार था। हाँ, था ही कहेंगे, क्योंकि बचपन में त्योहारों में काम नहीं करना पड़ता था और अब त्योहारों का मतलब बस साफ सफाई और काम ही रह गया है। खैर हटाओ, हम गांव में चलते हैं। तो हमारे यहाँ दीपावली भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती थी। कई हफ्ते पहले से जहाँ औरतें मिठाइयाँ बनाना शुरू करती तो वहीं बच्चे घर घरौंदा। कई दिन पहले से ही हम तालाब से चिकनी मिट्टी लाना शुरू कर देते, फिर ईंट और लकड़ी के पटरे से छोटा सा, मतलब बहुत छोटा सा घर बनाते, फिर उस पर माटी लपेटी जाती, फिर घरौंदा सूखने के बाद उसमें भगवान जी रखे जाते। गांव की दीपावली में नए गणेश लक्ष्मी जी लाए जाते और गांव के मंदिर में भी लक्ष्मी जी की स्थापना की जाती। घर में सुबह आंगन को गाय के गोबर से लीपा जाता, फिर शाम को वहां गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती। उस समय मैंने अपने गांव में किसी के यहाँ रंगोली बनते नहीं देखी। हाँ, गेहूं के आटे का नौगरा जरूर बनाया जाता था। जहां गणेश लक्ष्मी जी रखे जाते वहां एक नई झाड़ू और बड़ा सा दिया ढककर रखा जाता। आरती पूजा होने के बाद हम कुछ दिए घर घरौंदे में भी जलाते, फिर वहां बैठकर थोड़ी देर पढ़कर अपनी विद्या जगाते थे। उस रात पढ़ना बहुत जरूरी होता था। इसके बाद हम कुछ दिए मंदिर के लिए ले जाते जहां मां लक्ष्मी की स्थापना होती थी। मंदिर में 2 दिन वीडियो चलाया जाता था और नई फिल्म दिखाई जाती थी। गांव में कभी कभी पूरे गांव वालों को वीडियो दिखाई जाती। राज, जोश जैसी और भी कई फिल्में मैंने गांव वालों के साथ बैठकर वीडियो में देखी है। दीपावली में जब देर रात हम वीडियो देखकर घर लौटते तो माँ हमारे आंखों में उस बड़े वाले दिए से बना हुआ काजल आंखों में पोत देती जो पूजा के वक्त ढककर रखा था।
सुबह तक वो काजल पूरे मुंह में पुत चुका होता था। दीपावली के दूसरे दिन हमारी मौज रहती थी क्योंकि उस दिन पढ़ना नहीं होता था और हम बच्चे तो इतने महान थे कि उस दिन नहाते भी नहीं थे। पूरा काजल पोते हुए एक दूसरे को देखकर हंसते थे। ये सारी प्रथाएं आज भी मेरे गांव में हैं। शुद्ध सरसों के तेल में जब रुई भिगोकर जलाई जाती थी तो पूरा गांव जगमगा उठता था, लेकिन अब दीपावली की झालरों में वो रोशनी नहीं रही जो मिट्टी के बने दियों से होती थी। गांव में बच्चों के पास खिलौने बहुत कम होते थे, लेकिन अगर किसी के पास कोई खिलौना होता तो वो उसे बहुत संभाल के रखता। और खिलौनों में आज की तरह बारबी डॉल और रिमोट से चलने वाला प्लेन नहीं होता था, बल्कि मिट्टी से बने हुए खिलौने होते थे। कुछ खिलौने तो हम खुद ही मिट्टी लाकर बना लेते थे। वैसे मिट्टी के पहिए बनाकर उनमें लकड़ी फंसाकर और रस्सी बांधकर गाड़ी तो मैं अभी भी बना सकती हूँ। गांव की बात चल रही है और मैंने अभी तक आपको मेले में नहीं घुमाया। जून जुलाई में हमारे गांव में बड़का मेला लगता था। हाँ, दशहरे और छठ पूजा वाले दिन भी लगता था, लेकिन बड़के मेले की बात ही अलग थी क्योंकि वो मेला 1 महीने पहले लग जाता और गुरु पूर्णिमा के दिन खत्म होता। मेले में घूमने के लिए बप्पा सभी बच्चों को 10-10 रुपए देते थे। बड़े पापा को हम बप्पा कहते थे और बप्पा कहने पर वो हमें पैसे भी देते थे। उस समय 10 रुपए बहुत होते थे और हाँ, 10-10 रुपए हमें हमारे घर से भी मिल जाते थे तो 20 रुपए हमें मेला घूमने के लिए दिया जाता। लेकिन हम इसे ऐसे गिनते थे जैसे हम 7 बच्चे हैं, तो सातों के पैसे मिलाकर 140 रुपए। तो इतने रुपए हमारे लिए बहुत थे। बड़े बच्चों की निगरानी में हमें मेला देखने भेजा जाता, जहां हमें एक अड्डा बता दिया जाता कि अगर गायब होना तो यहीं मिलना। मेले में सबसे पहले हमें टिक्की समोसे खिलाए जाते। आपको बता दूं, उस समय 2 रुपए की टिक्की मिलती थी और 1 रुपए का समोसा। उसके बाद हम झूला झूलने जाते। झूले वाले को पैसा देकर दीदी लोग अपने लिए सामान खरीदने चली जाती और जब तक हम झूले से उतरते वो वापस भी आ जाती थी। हाँ, झूला वाला भी 2 रुपए में झूला झुलाता था। अगर किसी ने 2 बार झूला झूला तो उसके हिस्से से 2 रुपए कट जाते थे। झूला झूलने के बाद बारी आती थी खिलौनों की। लड़के खिलौने खरीदते तो लड़कियां चिमटी, रबड़ बैंड जैसे सामान और फिर हम जलेबी, बुढ़िया के बाल, इमली, चूरन, लच्छी जैसी चीज खाते और जो पैसे बचते उससे घरवालों के लिए जलेबी ली जाती। शाम होने से पहले हमें घर के लिए भी निकलना होता था। इस दिन गांव की सड़कों पर बड़ी भीड़ रहती थी तो कोई ना कोई साइकिल वाला मिल ही जाता था जो हमें बैठाकर घर छोड़ देता। आपको बता दूं, मेरे गांव में आज भी वो मेला लगता है। बचपन में ही हमें मेहनत से पैसा कमाना सिखाया जाता था, जिसके लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती थी। मई से जून में गेहूं की कटाई होती है और थ्रेसर में गेहूं डालकर गेहूं और भूसे को अलग अलग किया जाता है। ये सब हमारा काम नहीं था। हमारा काम था कि इस पूरी प्रक्रिया के बीच में जो गेहूं की बालियां रह गई हैं, उन्हें बीनकर इकट्ठा करना। गेहूं के खेत बहुत बड़े और ज्यादा होते थे। बालियां बीनते बीनते दोपहर से शाम हो जाती। हमारे इकट्ठा किए हुए गेहूं को सबसे आखिरी में थ्रेसर में डाला जाता और ये गेहूं हमारी कमाई होती थी, जिन्हें बेचकर हम खाने पीने की चीजें खरीद सकते थे। गर्मियों में जब बर्फ वाला आता और भोंपू बजाता तो उस बच्चे को आवाज के पीछे दौड़ाया जाता जो तेज दौड़ सके। फिर वो उसे वहीं रोककर हमारे पास आता। हम अपनी कमाई का गेहूं लेकर जाते और वो हिसाब लगाकर हमें बर्फ दे देता। उस समय 2 रंग के बर्फ मिलते थे, एक नारंगी और दूसरा सफेद। ये कच्चे बर्फ होते थे जिनमें नारंगी वाले में संतरे का स्वाद आता था और सफेद वाला बस मीठा होता था और ऊपर की साइड नारियल का बुरादा लगा रहता था। बर्फ गल के गिर ना जाए इसीलिए हम घर पहुंचते ही कटोरियों में बर्फ रखकर चूसते थे। ये बर्फ इतनी जल्दी गलती थी कि जब तक हमें थोड़ा सा स्वाद आता तब तक वो कटोरी में पानी की तरह पिघल जाती। अफवाह तो ये भी थी कि ये वही बर्फ होती है जिस पर मुर्दों को लिटाया जाता है, लेकिन हमें क्या, हमें तो उस समय सिर्फ ठंडे ठंडे बर्फ से मतलब होता था। गांव में अब आइसक्रीम वाला आता है और लोगों के पास फ्रिज भी है, लेकिन वो जो बर्फ वाला जो भोंपू बजाकर बच्चों को बुलाता था उसकी बात ही कुछ और थी। गांव में बिजली का कोई भरोसा तो रहता नहीं था, इसलिए ढिबरी और लालटेन हर घर में होता था। राता होते ही सारे बच्चे ढिबरी और लालटेन लेकर छत पर पढ़ने चल देते थे। पूरे गांव के छत पर आपको लालटेन और ढिबरी जलती दिख सकती थी और हाँ, जिसके छत पर जितनी देर तक ढिबरी या लालटेन जल रही होती मतलब उस घर के बच्चे उतनी देर तक पढ़ते हैं।
तो इस तरह से गांव में छत पर पढ़ने की या फिर यूं कह लो कि ढिबरी जलाने की प्रतियोगिता होती थी। आपने पाखी के बारे में सुना है? जब बारिश होती और उसके बाद सूरज निकल जाता तो रात में पता नहीं ये पांखी कहाँ से आ जाती थी, इतनी ज्यादा होती थी लालटेन जलाना मुश्किल हो जाता क्योंकि जहाँ उजाला होता ये मधुमक्खी की तरह वहीं चिपक जाती। लेकिन हमारे पास सबका जुगाड़ था। हम थाली में पानी भरकर उसमें ढिबरी या लालटेन रखते थे जिसमें वो गिर कर मरती रहें। ठंडियों में तो हमने लैंप से ना जाने कितनी मच्छरदानियां जला डाली हैं। हम लैंप लेकर मच्छरदानी के अंदर बैठ जाते और वो ऊपर से जलती रहती। अरे हाँ, मैं ये तो बताना भूल ही गई कि कभी कभी हम लालटेन छत पर पूरी रात जलाकर रख देते और वहीं सो जाते जिससे दूसरे के घरवालों को लगे कि हम पूरी रात पड़े हैं। गांव में जब दिन की बिजली आती थी तो खेतों में ट्यूबवेल चलता था। चलता तो रात में भी रहा होगा लेकिन हमें दिन में चलने से मतलब था। हम सभी अपने अपने कपड़े लेकर चल देते और ट्यूबवेल में खूब नहाते। फिर वहां से हम सीधे घर नहीं आते बल्कि पास में लगे फरेंद, शायद उसे जामुन भी कहते हैं, के पेड़ से फरेंद तोड़ने जाते। आपको बता दूं वो पेड़ भी हमारा नहीं था तो हम फरेंद चुराने जाते, फिर कुछ खाते और कुछ अपनी फ्रॉक और जेबों में भरकर घर भी लाते, जिसके बाद फिर हमारी अच्छे से सुतैया होती क्योंकि उसके दाग हमारे कपड़ों में लग जाता था। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि दाग जाए या लगा रहे हमें वो कपड़े तब तक पहनने होते जब तक वो छोटा या फट ना जाए। हम बड़े हो रहे थे लेकिन हमारी शैतानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे पास खिलौने नहीं होते थे तो हम आउटडोर गेम ज्यादा खेलते थे। आम के मौसम में जब आम की गुठलियां इकट्ठा हो जाती तो उन्हें सुखाकर हम अपना हथियार बनाते और दो गैंग बनाकर गुठली मार गेम खेलते। इसमें एक दूसरे के गैंग के लोगों को घायल करना होता था। ये गेम सीरियस तब हो जाता जब गुठली किसी का खून निकाल लेती। मुझे याद है एक बार ये गुठली में छोटे भाई की आंख में लगी थी और उसे अस्पताल लेकर जाना पड़ा था। लेकिन हमारे हिसाब से गलती उसी की थी क्योंकि वो उस समय 4 साल का रहा होगा तो उसे ये गेम खेलना ही नहीं चाहिए था। हम गुच्चू छकाई भी खेलते थे। वैसे ये गेम हम ज्यादातर ठंडियों में ही खेलते थे। इस गेम में सभी के पास एक एक डंडा होता और उस डंडे से उसे जमीन में छेद कर गोला बनाना होता, उसे हम गुच्चू कहते थे। तो गेम बस इतना था कि चोर को हम पर गेंद फेंकनी होती और हमें गेंद पर डंडा मारने के साथ साथ अपने आप को और गुच्चू को बचाना होता क्योंकि अगर गेंद आपसे छू गई या चोर ने आपका गुच्चू छका लिया तो फिर आपको चोरी देनी होती। कभी कभी तो मेरे पापा भी हम बच्चों के साथ ये गेम खेलते थे और गेंद लेने के लिए खूब दौड़ाते थे। ये सारे गेम मैंने इंटर तक खेले हैं क्योंकि हमारा बचपन कभी गया ही नहीं और आजकल के बच्चे कम बड़े ज्यादा लगते हैं। आइए आपको बच्चों के झगड़ों के बारे में बताती हूँ। वैसे तो हम में बहुत एकता थी लेकिन कभी कभी लोग इसमें आग लगा देते और हमें आपस में भिड़ा देते। ऐसा ही कुछ एक दिन हुआ। हम मुराल बगिया में खेल रहे थे, तभी मेरे चचेरे भाई और बहन में बहस हो गई और इस बहस में घी का काम किया। वहाँ खड़े एक 17 साल के गांव के ही लड़के ने, उसने दोनों को इतना भिड़ाया कि मेरे चचेरे भाई बहन में हाथापाई शुरू हो गई। छोटे बच्चों में जब मार होती थी तो बड़े बच्चे उसे एक शो के रूप में देखते थे और तब तक बचा नहीं करते थे जब तक कि खून ना निकल आए। मैं भी इस लड़ाई को छिपकर देख रही थी। हाँ, छिपकर ही देख रही थी क्योंकि अगर मैं वहां जाती तो ये लोग मुझे भी मैदान में उतार देते। मैंने देखा चचेरा भाई चचेरी बहन का दोनों पैर पकड़कर बगीचे में घिर्राते हुए ले जा रहा है। जब लड़ाई का ये पड़ाव आ गया तो दोनों को अलग किया गया। दोनों गुस्से में घर गए लेकिन किसी ने भी घर में लड़ाई का जिक्र नहीं किया। मैंने भी नहीं। थोड़ा ही समय बीता था कि वो दोनों फिर एक हो गए क्योंकि जब एक ही घर में रह रहे हो तो कब तक एक दूसरे से गुस्सा रहोगे। घर की सारी लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ती थी। हमारे स्कूल में कुछ लोग आए और उन्होंने हमें कलर कंपटीशन के बारे में बताया जिसमें सिर्फ रंग भरने थे। ये प्रतियोगिता किसी दूसरे स्कूल में होनी थी। मैं और मेरे ताऊ की बेटी की आर्ट अच्छी तो हमने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का सोचा, लेकिन मेरी बहन जिसकी आर्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी इसीलिए उसने हाई स्कूल में संगीत ले रखा था, उसका भी मन हो गया प्रतियोगिता में भाग लेने का। तो इस तरह से हम तीनों ने प्रतियोगिता में भाग लिया जो कि 2 दिन बाद होनी थी। लेकिन इससे पहले ही मेरी बहन और मेरे ताऊ की बेटी में भयंकर मार हो गई। ये मार भी लोगों के भिड़ाने पर ही हुई थी।
तो इस मार में पहले तो दोनों ने एक दूसरे को जमीन पर पटका, फिर बाल नोचने लगी। गांव की भाषा में इसे झौंटा नोचवल मार कहते हैं। मैं इन दोनों को देख रही थी और मुझे पता नहीं क्यों बड़ी हंसी आ रही थी। तभी गांव के एक भैया आए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया। उन्होंने मेरी बहन से कहा, गदर पहिन के गदर मचावत हूँ। दरअसल मेरे पापा उसके लिए एक टॉप लाए थे जिस पर लिखा था गदर, एक प्रेम कथा। उस लड़ाई के बाद की कहानी तो सुनिए। दूसरी सुबह हमें प्रतियोगिता में जाना था और जहां प्रतियोगिता होने वाली थी उसका पता हम तीनों में से सिर्फ मेरी ताऊ की लड़की को पता था। अब हमारी हालत थूक कर चाटने वाली हो गई थी, वो भी सिर्फ मेरी बहन की वजह से। लेकिन करते भी क्या, तो हम डरते डरते ताऊ के पास पहुंचे और उनसे बहन के बारे में पूछा तो उनका जवाब ये था, बे बच्चा तू सभे वो का इतना मारूर है कि ऊ खटिया पा पड़ी ही। हमें लगा कि अब हम प्रतियोगिता में नहीं शामिल हो पाएंगे। हम खटिये के पास गए और जैसे ही उसे उठाया उसने कहा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इंतजार कर रही हो कि कब हम उसे मनाने आएंगे। हम प्रतियोगिता में शामिल हुए और जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी बहन को कलर का सी भी नहीं पता था, तो चोरी छिपे हमने उसके पेज में भी कलर भर दिए। एक हफ्ते बाद उसका रिजल्ट आया जो कि चौंकाने वाला था। मेरे पूरे स्कूल में, या ये कह लो कि शहर के पूरे स्कूल में से मेरी बहन उस प्रतियोगिता में प्रथम आई। ये मेरे और मेरी चचेरी बहन के लिए बेहद दुखी के पल थे क्योंकि हम दोनों ने ही उसके पेज में रंग भरे थे। अरे हाँ, आजकल लोग रामायण देख रहे हैं। मैं भी हर शनिवार और रविवार यूट्यूब पर देखती हूँ। रामायण देखकर मुझे राम विवाह याद आ गया। अक्टूबर से नवंबर में हमारे गांव में राम विवाह का त्योहार मनाया जाता था। उस दिन वैसे तो कुछ खास नहीं होता, बस तुलसी जी की पूजा की जाती थी। ना जाने हम बच्चों के दिमाग में ये कहाँ से आया कि हम राम विवाह खेलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रामलीला होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैसे की जरूरत थी, तो हमने चंदा मांगना शुरू किया। पूरे गांव में नहीं, बस अपने पटीदारों में। फिर हमने किसे क्या रोल प्ले करना है ये डिसाइड किया। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मुझे राम का रोल मिला था, वो भी इसलिए क्योंकि बाकी सभी बच्चों में मेरी लंबाई कुछ ज्यादा ही थी। राम विवाह वाले दिन घर के बाहर पानी से छिड़काव किया गया, फिर वहां गाय के गोबर से लीपा गया जिससे जमीन की मिट्टी दब जाए। जितने बच्चे शामिल थे वो घर से साड़ियां लेकर आए जिससे सजावट करके मंच बनाया गया। फिर पूरे गांव में राम विवाह देखने का बुलावा दिया गया और शाम को हमने कई सारी लालटेन से रोशनी करके पूरा माहौल बना दिया। धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए और हमने रामायण में से वो पार्ट खेला जिसमें श्री राम धनुष तोड़ते हैं। पूरे प्ले में मुझे बस इतना बोलना था कि शांत भ्राते शांत। राम विवाह समाप्त हुआ और लोगों ने खूब तालियां बजाई, साथ ही कुछ घरवालों ने हमें पैसों भी दिए। सच बताऊं तो हमें विश्वास नहीं था कि सब कुछ अच्छे से निपट जाएगा और इस तरह से ये हमारा पहला और आखिरी राम विवाह था। हम बड़े हो रहे थे और गांव भी बदल रहा था। लोग शहर के चालचलन गांवों में ला रहे थे। अब हमारे घर भी अलग अलग बन गए क्योंकि पुराना घर छोटा था। मेरे घर के ज्यादातर बच्चे अब बाहर दूसरे शहरों में रहकर पढ़ रहे हैं। सबके पास लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरा गांव पूरी तरह से बदल चुका है, बस एक गांव वालों का प्यार ही है जो बिल्कुल नहीं बदला। अभी भी जरूरत पड़ने पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। मेरे गांव का सफर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद सफर में साथ बने रहने के लिए।